हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज से हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है हमारी मैग्नेटिज्म की। मतलब अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है ना। तो मतलब वो सारा का सारा कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, जहाँ पे हमारे पास बात आया करती थी चार्ज के बारे में। जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तब ये चार्ज रेस्ट में हुआ करता था, और जब करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आए तो ये चार्ज चलने लगा था, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनने लगी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो आपके सिलेबस में है वो दोनों के दोनों मैग्नेटिज्म के ऊपर बेस्ड चैप्टर हैं। उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी वो कहानी आप ईएमआई के अंदर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। वहाँ पे आपको फैराडे की कहानी समझाई जाएगी कि किस तरह से उस बंदे ने एक ऐसी चीज़ बनाई जिस पर लोगों को कभी विश्वास भी नहीं था कि वो बनेगी, बट उसने वो चीज़ बना डाली और आज के टाइम में हम लोग सब उसको यूज़ करते हैं, जिसको हम जनरेटर बोलते हैं। तो जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जहाँ पे मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी बना पाना पॉसिबल कराया था माइकल फैराडे ने। ठीक है, उस बाद में आएगी फिलहाल। तो फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। स्पेशल बात इस चैप्टर में ये है कि अगर तुम्हें सिलेबस दिखाऊं मैं, तो ये पूरा सिलेबस है इस चैप्टर का, जिसमें से इस साल के लिए सिर्फ साइक्लोट्रॉन नाम का एक इंस्ट्रूमेंट इसमें से हटाया गया है। बाकी पूरा का पूरा चैप्टर आपको एज इट इज़ पढ़ना है। काफ़ी लेंदी चैप्टर रहेगा ये, है ना। जैसे बाकी चैप्टर अभी जो आपने पढ़े हैं वो भी काफ़ी बड़े थे, तो उसी तरह से ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। इसमें क्या खास बात है कि इसमें तो डेरिवेशंस काफ़ी सारे आएंगे, इसमें बहुत सारे डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो एक इंस्ट्रूमेंट तो ख़त्म कर दिया इन्होंने साइक्लोट्रॉन, अब एक इंस्ट्रूमेंट बचा, कौन सा? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला। तो जब ये आएगा लास्ट में तब इसके बारे में पढ़ेंगे पूरा का पूरा। तो फिलहाल आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक तो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तुम्हें, ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट की क्या हुआ था उस टाइम में। भाई कहीं ना कहीं शुरुआत जो की थी वो ऑरस्टेड ने तो की थी एक्सपेरिमेंटली। चीज़ें जो दिखाई थी कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी जितनी इम्प्रूव हो पाई है, कहीं ना कहीं उसमें ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का ही रोल है। अगर ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट ना हुआ होता, इससे वो कंक्लूजन ना निकला होता, तो शायद माइकल फैराडे इसके एक्सपेरिमेंट को रिवर्स करने की ना सोचता, और माइकल फैराडे ना सोचता तो जनरेटर नहीं बनता। मतलब आज के टाइम में मान लो तुम जितनी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो अपने सराउंडिंग में वो ना होती, अगर ये इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना हुए होते। कभी वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं ना आता, और आप लोग मोबाइल फ़ोन कभी यूज़ ना कर पाते। ये सारी कहानियाँ एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट का अपना आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस होता है। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम में आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि ये एक्सपेरिमेंट ने फिजिक्स के जो पूरे एरिया में आपकी पूरी लाइफ के अंदर इतने चेंजेस लेके आए कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ना होता बहुत सारी चीज़ें ना बन पाती जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बायो-सेवर्ट लॉ का, कि ये बायो-सेवर्ट लॉ क्या है, इसका वेक्टर फॉर्म तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी उसके बाद उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस बायो-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन, जहाँ पे तुम्हें 2 डेरिवेशंस देखने हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ के ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ के इंट्रो तक आज हम लोग कवर कर चुके होंगे। तो शुरुआत करते हैं ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से। तो देखो भाई, ऑरस्टेड ये अपनी पूरी टीम के साथ लगे हुए हैं। इन्होंने एक यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा है और एक वायर को यहाँ से इन्होंने इसके ऊपर लेके गए हैं। तो इस तरह का यहाँ पे केमिकल सॉल्यूशन रखा हुआ है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, है ना। तो कुछ थोड़ा सा दिखाया हुआ है जूम करके। मैग्नेटिक कंपास है, ऊपर से एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, है ना। ये यहाँ पे हमारे पास जब करंट कैरिंग वायर को इस मैग्नेटिक कंपास के पास जब लेके गए ऑरस्टेड, तो उन्होंने ये देखा कि ये मैग्नेटिक कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन होता है, यानी इसमें कुछ हलचल महसूस होती है। तो ऑरस्टेड का वैसे पूरा नाम हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टेड था और 1820 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो यहाँ से कनेक्शन मिला दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, कि किस तरह से बात हुई थी। ज़रा उसको एक बार देख लेते हैं। तो ये तो आप हेडिंग डाल लोगे ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ये वाली कहानी आपको नहीं लिखनी है, थ्योरी वाला पार्ट अभी आगे आएगा, इसको जस्ट एक बार देख लीजिए। देखो इस तरह का सेटअप हम लोग बना सकते हैं आराम से। क्या किया गया था, एक मैग्नेटिक कंपास लटकाई गई इस तरह से, और बैटरी, रियोस्टेट और स्विच लगा के हम लोगों ने अपना एक वायर जो था AB उससे कनेक्शन कर दिया, सो दैट मैं इसमें करंट फ्लो करा सकूँ। अब देखो इस करंट कैरिंग वायर को जब इस मैग्नेटिक कंपास के पास रखा गया, यानी जब इस वायर में करंट फ्लो कराई गई, तो ये देखा गया कि मैग्नेटिक कंपास की निडल में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये जो निडल है थोड़ी सी हिल जाती है, थोड़ी तिरछी हो जाती है, इस तरह से या इस तरह से तिरछी हो जाती है। तो
अब बात समझ में आई ऑरस्टेड को कि भाई ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो बड़ी अजीब सी चीज़ है। मैग्नेटिक निडल है, कोई मैग्नेट तो तभी डिफ्लेक्ट होती है ना जब उसके आसपास कोई दूसरी मैग्नेट हो। इसने देखा आसपास तो कोई मैग्नेट ही नहीं है, सिर्फ ये अकेली है। फिर इसके माइंड में आया कि अच्छा, इसका मतलब ये जो वायर है, इस वायर में जब करंट फ्लो होती है तो ये वायर एक टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, क्योंकि उसने देखा ना कि मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन सिर्फ तभी होता था जब ये स्विच को ऑन करता था। उस टाइम में करंट इसमें फ्लो होके जाती होगी। अब करंट फ्लो होके जाती होगी तो ये वायर कैसा बिहेव करने लगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। और इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर्टिकुलर निडल पे एक फोर्स लगा होगा और उस फोर्स की वजह से ये निडल में डिफ्लेक्शन आया होगा, ऐसा बताया ऑरस्टेड ने। तो ऑरस्टेड की इस कहानी से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और वो मैग्नेटिक फील्ड किसी और दूसरी चीज़ पर फोर्स क्रिएट कर सकता है। वो बाद की बात है फोर्स क्रिएट करने वाली। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन पाना पॉसिबल है, ये बात समझ में आई थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन था कि किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने पे उसके चारों तरफ, उसके आसपास क्या जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, एक मैग्नेटिक नेचर जनरेट हो जाएगा। तो ये थ्योरी वाली पूरी कहानी मैंने लिखी हुई है। तो ऑरस्टेड का कंक्लूजन क्या था, ये आप पूरा का पूरा एज इट इज़ लिखोगे भाई, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर, जिसको आप वायर भी बोल सकते हो, ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। भाई इलेक्ट्रिक करंट का कैसा इफेक्ट है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। आप लोगों ने 10th क्लास में हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा होगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे तो ये ऑरस्टेड लॉ भी आता है 10th में, ऐसी बात नहीं है, 10th की फिजिक्स में ऑरस्टेड लॉ भी पढ़ाया जाता है, बट यहाँ पे एक बात मैं रिकॉल करा रहा हूँ ये सारी की सारी बातें। तो जिस तरह से करंट किसी वायर में फ्लो होने पे हीट जनरेट करती है, उसी तरह से ऑरस्टेड ने समझा दिया, दिखा दिया प्रैक्टिकली कि भैया इलेक्ट्रिक करंट तो मैग्नेटिज्म भी बना सकती है। ये ध्यान रखिएगा, आप 12th क्लास में आपको बहुत कुछ इंटरलिंक करके पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म बन सकता है, ये कहानी किसने बताई, ये कहानी ऑरस्टेड ने बताई, प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाई। और जब आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला चैप्टर, ईएमआई वाला चैप्टर, तो वहाँ पे माइकल फैराडे ने इसी फिनोमेना का उल्टा सोचा कि भाई नेचर में सब कुछ रिवर्सिबल होता है। जब ऑरस्टेड इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म दिखा सकता है कि हाँ मैग्नेटिज्म बन पा रहा है, तो क्या पता मैग्नेटिज्म से वापस इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाए, मैग्नेटिक फील्ड में कुछ चेंज करा के इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाए। बस ये छोटी सी सोच थी, छोटा सा आइडिया था उसका, जो एक बहुत बड़े इन्वेंशन को लेके आया बाद में, ठीक है, जिसको आप इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से जानते हैं। और माइकल फैराडे की स्टोरी तो जब आएगी तब बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनके पीछे, तो उनकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, ठीक है भाई। चलो ये कहानी समझ में आ गई तुम्हें ऑरस्टेड की। तो हाँ, फाइनली क्लियर हो गया कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास के एरिया में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। तो ऑरस्टेड की कहानी खत्म होती है। अब बात करते हैं ना व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, कि सर हम कह रहे हैं कि वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अब देखो, जैसे बार मैग्नेट रखी हुई है, नॉर्थ साउथ पोल है, तो इस बार मैग्नेट के आसपास कुछ एक एरिया होगा ना, कि सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई चीज़ रखी तो इस मैग्नेट से चिपक गई, हो सकता है वो चीज़ अब मैं यहाँ की बजाय यहाँ रख दूँ ऊपर, अब की बार मैग्नेट से ना चिपके। तो इसका मतलब ये है कि सर जब यहाँ रख रहे थे तो वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में आ रही थी, जिसकी वजह से वो मैग्नेट से चिपक गई, और जब आपने ऊपर रखा तो वो मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो गई, इस वजह से मैग्नेट उसको नहीं चिपका पाई। भाई हर एक मैग्नेट के सराउंडिंग में कुछ एरिया होगा ना, कि वहाँ तक बस उस मैग्नेट का फोर्स लगेगा। अब ये थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास एक बड़ी पावरफुल सी मैग्नेट है और वहाँ से 100 मीटर की डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वो भी खिंच के अपना आप चलाएगा, ऐसा थोड़ी ना हो पाता है ना। एक सर्टेन एरिया, एक सर्टेन रीजन होता है, जिस रीजन में उस मैग्नेट का इफेक्ट फील होता है। उस रीजन, उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। जैसे खेलने का फील्ड होता है, कि मुझसे ये बोले किस तरह का मैंने ग्राउंड बनाया और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे बच्चे खेलते हैं इस ग्राउंड के अंदर, तो मैं क्या बोलूँगा, ये सर एक प्लेइंग फील्ड है। इससे बाहर अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये प्लेइंग फील्ड का पार्ट नहीं है ना। इसके अंदर मैं खड़ा हूँ तो हाँ मैं प्लेइंग फील्ड में खड़ा हूँ, ये खेलने का मैदान है। तो बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, बस उसके सराउंडिंग, उसके सेंटर में क्या होगी, मैग्नेट होगी। मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जिसमें किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लग सकता है, वो फोर्स चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, किसी भी तरह का फोर्स हो सकता है, तो उस सारे स्पेस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देख लो ज़रा, मैंने मैग्नेट के चारों तरफ एक बाउंड्री बना के दिखा दी है। तो बच्चों ये जो सारा का सारा एरिया, ये सारा एरिया क्या है, ये सारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने लिखा हुआ है, ठीक है।
जैसे मैंने एक आयरन का पीस रख के दिखाया यहाँ पे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो इस आयरन के पीस के ऊपर फोर्स लगेगा और ये इससे चिपक जाएगा, इट विल फील द अट्रैक्टिव फोर्स। बट ये वाला आयरन का पीस तो इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रखा हुआ है। अब ये इसको चढ़ा रहा होगा कि भाई अब तुम मुझे अट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे फील्ड से बाहर हूँ, है ना, अगर मैं तुम्हारे फील्ड में आ जाऊँगा तुम मुझे खींच सकते हो। बट फिलहाल ये वाला आयरन का पीस इस मैग्नेटिक फील्ड से आउट रखा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग सकता इस मैग्नेट की वजह से। बात कुछ क्लियर हो रही है ना। तो ये सारा स्पेस जो मैंने बनाया है इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। भाई जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा तो बिल्कुल उस तरह की सिमिलरिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे मैग्नेट की जगह इलेक्ट्रिक चार्ज हुआ करता था, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलो ये सब डेफिनेशन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे के सारे बहुत बारीकी से आपको समझ आनी चाहिए सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई है, एक मैग्नेट यहाँ रखी हुई है। अभी मैं समझना छोटी बड़ी आपको नज़र आ रही है, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे जो मैंने मैग्नेट रखी हुई है थोड़ा इस वजह से बनाई है कि ये एक मेरी थोड़ी सी मतलब वीक मैग्नेट है और ये बहुत पावरफुल मैग्नेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मैंने ली है ये। तो अगर ये वीक मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा है और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड भी काफ़ी बड़ा है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो मैग्नेट जितनी पावरफुल होगी वो अपने आसपास के एरिया में उतनी ही चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएगी। भाई सीधी सी बात, एक नॉर्मल लाइफ में समझ लो, कोई पर्सन जितना पावरफुल होता है, कोई पॉलिटिशियन है वो बहुत पावरफुल है तो बहुत बड़े एरिया में उसकी जान पहचान होती है ना, और कोई छोटा सा बंदा है उसको कुछ मतलब उसकी कोई ऐसी स्पेशल जान पहचान कुछ नहीं है तो उसकी बहुत थोड़े से एरिया में चलती है। कोई बहुत जैसे हम सपोज़ करो एग्जाम्पल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर है हमारे, तो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा हो गई तो उनकी पूरी कंट्री में चलती है। अब इसके अलावा सपोज़ सीएम है हमारे यूपी के, तो सीएम की पावर सिर्फ यूपी में चलेगी, उनकी पावर पूरे ओवरऑल इंडिया के बाकी स्टेट में नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि इनकी ताकत कम है, इनकी ताकत ज़्यादा है इसलिए इनकी ज़्यादा चलती है। कुछ बात समझ में आ रही है ना। तो जो मैग्नेट जितनी पावरफुल होगी उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा होता है उसके चारों तरफ। ठीक है, तो ये सारी बातें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपको समझाई गई हैं। अब थोड़ी सी बात जरा नोट में और देख लो। ठीक है, बहुत सही से बता रहा हूँ, ये सारा कुछ 10th क्लास की मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा हुआ होता है, स्टिल ये सब कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें बहुत क्लैरिटी के साथ समझ में आए। ठीक है, चलो नोट में एक पॉइंट देखो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई थोड़ी ना देता है। भाई जैसे यहाँ मैग्नेट है, आप कोई भी मैग्नेट लेके आओ, उसके चारों तरफ तुम्हें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखाई थोड़ी ना देती हैं, दिखाई देती हैं, कुछ भी नहीं दिखाई देती। तो यही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड को आप देख नहीं सकते कभी भी, आप उसको विजुलाइज कर सकते हो। आप प्रैक्टिकली, जैसे आपने 10th में प्रैक्टिकल किया होगा कि एक गत्ते के टुकड़े के ऊपर मैग्नेट को रख देते हैं और उसके चारों तरफ आयरन का पाउडर, आयरन लोहे का मतलब चूरा सा है, उसको बिखेर देते हैं जिससे वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेता है और हमें विजुअलाइजेशन होता है कि अच्छा ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखने में होती होंगी, है ना। तो यही लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी सीन जस्ट बाय नेक्ड आइज। आप उसे नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देगा, बट इट कैन बी ट्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइन के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोग उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, उस चीज़ को एक विजुअल फॉर्म दे सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्केच करके। तभी तो हर जगह पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनवाई जाती है। जैसे 10th में तुमने पढ़ी थी कि हमारे पास नॉर्थ साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं, है ना। इस तरह से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई थी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन विजुलाइज कराती है हम लोगों को कि किस तरह से किसी मैग्नेट के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरीका है मैग्नेटिक फील्ड को विजुअल फॉर्म में समझने का, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का। जब आप इस चैप्टर में आगे जाके सोलेनॉइड पढ़ोगे, टॉरॉइड पढ़ोगे, तो वहाँ पे आपको ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि सोलेनॉइड टॉरॉइड आपके सिलेबस में काफ़ी डिटेल में है। ठीक है, अच्छा अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका स्टैंडर्ड नेम तो देखो मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। जो ये टर्म होती है ना बी, भाई जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने ई पढ़ा था, तो यहाँ पूरे चैप्टर में इसकी जगह पे क्या चलेगा, बी। नाउ व्हाट इज़ बी? बी को आप सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो, अदरवाइज इसका स्टैंडर्ड नेम क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो ये बिल्कुल इसी के रिप्लेसमेंट में काम करता है, दोनों एनालॉगस टर्म है। इलेक्ट्रिसिटी में जो जो काम ये करता था, यहाँ पे सब जगह तुम्हें ये बी दिखाई देगा उसकी जगह। ठीक है, मैंने डार्क करके बनाया हुआ है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी थी, तो ये भी वेक्टर, इसके ऊपर भी एरो लगेगा और इसके ऊपर भी एरो लगेगा, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट क्या पढ़ी थी आप लोगों ने? या तो पढ़ी थी न्यूटन पर कूलाम, या आपने बाद में पढ़ी थी वोल्ट पर मीटर। 2 यूनिट पढ़ी थी आप लोगों ने।
तो न्यूटन पर कूलाम बोल लीजिए या वोल्ट पर मीटर बोल लीजिए। न्यूटन पर कूलाम कहाँ से आई थी आपको रिकॉल करा दूँ, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स, तो यहाँ से आई थी न्यूटन पर कूलाम। और जब बात आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में, E इज इक्वल टू वी अपॉन डी, तो यहाँ से आई थी वोल्ट पर मीटर, डिस्टेंस की मीटर होगी ना, तो इस तरह से दो यूनिट आई थी, दोनों की दोनों परफेक्ट हैं। यहाँ पे ऐसा यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, तो एक बहुत फेमस बंदा है जिसका नाम आपने सुना होगा, निकोला टेस्ला, है ना, निकोला टेस्ला। मैं मानता हूँ मतलब एक तरह से आप मान लीजिए कि ये वो बंदा है जिसने ऑल्टरनेटिंग करंट की कहानी आपको दी। आपके घर में आज जितने भी इंस्ट्रूमेंट ऑल्टरनेटिंग करंट पे चलते हैं ना, वो तो छोड़ो, आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी आज आ रही है वो एसी आती है, और ऑल्टरनेटिंग करंट पे डेवलपमेंट का सारा कंट्रीब्यूशन इस बंदे का है। निकोला टेस्ला की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रही है, मतलब बहुत एक तरह से ऐसे मान लो एडिसन, थॉमस एल्वा एडिसन जो थे और ये निकोला टेस्ला, इनकी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई थी। निकोला टेस्ला ने थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस में भी एज अ असिस्टेंट काम किया था, और जब धीरे धीरे एडिसन को लगने लगा कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, तो उन्होंने इनकी फैक्ट्री में कई बार आग भी लगवाई जब निकोला टेस्ला ने अपना काम स्टार्ट किया था। मतलब बहुत कॉन्ट्रोवर्सी रही है, क्योंकि थॉमस एल्वा एडिसन तो डीसी को सपोर्ट करते थे, वो तो डीसी चीज़ों पे मानते थे, सब चीज़ों को कि डायरेक्ट करंट फ्यूचर है। निकोला टेस्ला ने कहा नहीं भैया, डायरेक्ट करंट फ्यूचर नहीं है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्यूचर है, सब कुछ इसी से बनेगा आज आने वाले टाइम में। तो आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन आज ऑल्टरनेटिंग करंट में ही होता है, क्योंकि सीधी सी बात है, डीसी को आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर पे डीसी काम नहीं करती है। आप ऑल्टरनेटिंग करंट को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे वायर्स के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हो। एसी प्रोड्यूस करने का खर्चा कम होता है, डीसी प्रोड्यूस करने का खर्चा ज़्यादा होता है, ट्रांसमिट भी नहीं होगी, करोगे क्या। इसलिए निकोला टेस्ला की तो कहानी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग रही है। तो इन्हीं के नाम पे क्या नाम दिया गया है, टेस्ला नाम दिया गया है। और आपको पता होगा कि टेस्ला मोटर्स के नाम से दुनिया में एक कंपनी भी है एलन मस्क की, जो कि कार बनाती है। उनकी कार ऐसी है कि आपके BMW और फरारी तो उसके सामने बहुत छोटी कार लगती हैं, ये इतने हाई स्टैंडर्ड की कार हैं। तो एलन मस्क की कंपनी है जिसने रिसेंटली मून पे अपने रीयूजेबल रॉकेट भेजे थे, तो उस बंदे की कंपनी है ये टेस्ला, जिसने मतलब उसकी कई कंपनियां हैं, टेस्ला मोटर है हमारे पास, इसके अलावा हाइपर लूप है ना, स्पेस एक्स नाम की कंपनी, वो स्पेस वाली उसी की है। तो ये टेस्ला मोटर के नाम से कंपनी भी उसी बंदे की है। तो खैर, निकोला टेस्ला के नाम पे मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या पड़ गई, टेस्ला, कैपिटल टी से यूज़ करेंगे। पूरे एंटायर चैप्टर में यही यूनिट आपकी वर्क करेगी। सीजीएस सिस्टम में भी एक यूनिट कभी कभार यूज़ हो जाती है, आप पूछ सकते हैं, गॉस लॉ तो आपने पढ़ा है ना, गॉस लॉ आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है। मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ आपको देखने को मिलेगा जब आप इस बुक का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वहाँ पे दिखा दूंगा कि मैग्नेटिज्म में गॉस लॉ कैसा होता है। तो खैर, एसआई यूनिट गॉस हो गई, दोनों में कनेक्शन ये रहा। एक टेस्ला में 10 की पावर 4 गॉस होते हैं, भाई टेस्ला बड़ी यूनिट है, सीधी सी बात है, तो इसमें से 10 की पावर 4 गॉस मिला के एक टेस्ला बनता है। इतनी बात समझ में आई। तो इस स्लाइड में काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा चीज़ों पे नहीं जाएंगे, कोई नहीं, ठीक है। चलो, नाउ फाइनली वी कम्स टू बायो-सेवर्ट लॉ। अब इसमें बायो पढ़ रहा हूँ तो टी साइलेंट रहता है, नाम कंप्लीट बिल्कुल यही है। ये दो अलग अलग पर्सन थे, दीज आर टू डिफरेंट साइंटिस्ट, दोनों के शॉर्ट आधे नाम, मतलब आगे और कुछ नाम भी होंगे, दोनों के थोड़े शॉर्ट नेम लिए गए हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं बायो, लिखा बायो जाता है, तो बायो-सेवर्ट लॉ एक बहुत फेमस लॉ। ऐसे मान लो कि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ पढ़ा था, भाई इलेक्ट्रिसिटी में हर जगह कूलम्स लॉ ही तो था, कूलम लॉ से ही सब कुछ डराइव हुआ था। एक बेसिक फाउंडेशन तो कूलम लॉ की ही थी, सब कुछ उसी से बना है जितना भी कुछ है। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी में कूलम्स लॉ होता है, उसी तरह से मैग्नेटिज्म का कूलम लॉ किसको बोलते हैं, बायो-सेवर्ट लॉ को बोलते हैं। तो इसलिए फेमस है बायो-सेवर्ट लॉ किस नाम से, कि दिस इज नॉन एज द कूलम्स लॉ ऑफ व्हाट, मैग्नेटिज्म। ऐसा क्यों, हल्का सा आइडिया तो मैं देता हूँ, सुनना ध्यान से। आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ का यूज़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसका फॉर्मूला डराइव किया होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r², है ना। भाई ये फार्मूला आया कहाँ से था, ये फार्मूला डराइव तो आपका जब आपने फार्मूला लगाया था E = F/Q0, तो आपने रखा तो ऊपर F ही था ना, कूलम्स लॉ, और वहाँ पे Q0 कट गया था, तो ये बचा था हमारे पास। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कूलम्स लॉ से। यहाँ पे ये क्या निकाल रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो थोड़ा इस फार्मूले को ठीक सा करके लिखता हूँ मैं यहाँ पे अपनी मर्जी से, B = μ0/4 पाई, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ऊपर वाला फार्मूला, तो है ना, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ आपको ईजीनेस समझाने के लिए। तो देखो ये है, अब सोचना है कंपैरिजन,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज निकालने का फार्मूला है। और ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, देखो छोटा सा रेड कलर का एलिमेंट देख रहे हो ना भाई, पूरे तार में करंट फ्लो हो रही है, इसमें से जो छोटा सा रेड कलर का एलिमेंट है करंट कैरिंग एलिमेंट, उसकी वजह से कुछ डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इससे निकाला जाता है। बायो सेवर्ट लॉ का ये एक्सप्रेशन है। तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला किस लिए यूज होता था, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप लगाते थे ये वाला फॉर्मूला जो कूलम्स लॉ से ही आया था। अच्छा, और अगर हमारे पास छोटा सा करंट एलिमेंट है, इतना सा कोई जिसमें करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम क्या लगाते हैं, हम बायो सेवर्ट लॉ लगाते हैं। बात समझ में आ रही है। बायो सेवर्ट लॉ एक छोटे से करंट एलिमेंट पे लगाया जाता है। एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, पूरे तार का छोटा सा कोई टुकड़ा अज्यूम कर लीजिए, उस छोटे से टुकड़े की कुछ लेंथ होगी, ये डीएल लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है, तो डीएल लेंथ का छोटा सा टुकड़ा आप लोगों ने लिया यहाँ पे, इस छोटे से टुकड़े की वजह से कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना हो तो ये यूज़ होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड निकलवा रहा है। यहाँ पे भी ये कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी ये कांस्टेंट होता है, बस थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे, है ना, दोनों कांस्टेंट हैं। यहाँ पे ऊपर पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया तो ऊपर पॉइंट चार्ज आया। यहाँ पे एक पूरा करंट एलिमेंट का पार्ट आ रहा है, ये करंट एलिमेंट बोलते हैं आइडियल साइन थीटा को। करंट की डीएल और साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पे क्यू की जगह पे इतना सारा का सारा आ गया, अपॉन में यहाँ भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, आर स्क्वायर है, यहाँ भी आर स्क्वायर है, तो इसलिए सिमिलैरिटी बिल्कुल सिमिलैरिटी है। समझ में आ रही है ना बात। दैट्स वाई वी से दैट कि बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिज्म का कूलम्स लॉ है। ठीक है, तो आपको ये सब नोट नहीं करना कुछ भी, तो डायग्राम आप देख लेना आराम से, है ना। ये भी अभी आपको नोट नहीं करना, सिर्फ हेडिंग डाल लेना। अभी डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट में बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्मूला में बनाया जाता है, हम लोग कैसे इसको बनाएंगे पूरा का पूरा फॉर्मूला। ठीक है, चलो तो बायो सेवर्ट लॉ अब स्टार्ट करते हैं फाइनली कि किस तरह से ये फॉर्मूला आया होगा। तो देखो सबसे पहली बात क्यों यूज़ किया जाता है, तो यूज़ मैंने आपको बताया कि दिस लॉ इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट होगा, उसकी वजह से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये काम आता है। पूरे एक वायर पे इसको एक बारी में नहीं लगा सकते। सपोज कोई ये बोलने लगे कि एक वायर है 10 सेंटीमीटर लेंथ का, कितना 10 सेंटीमीटर लेंथ का, इससे 50 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो। तो भैया बायो सेवर्ट लॉ डायरेक्ट ऐसी सिचुएशन में अप्लाई नहीं हो सकता। बहुत छोटी लेंथ के मिलीमीटर या सेंटीमीटर की लेंथ का जो आपका एलिमेंट होगा ना, वायर होगा, उसकी वजह से निकाल सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड इसके बायो सेवर्ट लॉ का हेल्प करके। ठीक है, अगर आपको पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको पहले डेरिवेशन निकाल करना पड़ेगा, आपको उस वायर की वजह से फॉर्मूला डेराइव करना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप लोग उसको कैलकुलेट कर पाओगे। तो इसलिए बायो सेवर्ट लॉ हम आज पढ़ेंगे और फिर इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बायो सेवर्ट लॉ कहाँ अप्लाई होता है, क्या पूरे तार पे लगेगा क्या, नहीं, छोटे से एलिमेंट पे, छोटे से टुकड़े पे लगा सकते हो जिसमें करंट फ्लो हो रही हो। ठीक है ना। तो चलो हम लोग डायग्राम इसका बना के देखते हैं। तो मैं रेंडमली एक डायग्राम में ऐसी बना लेता हूँ, इस तरह से कुछ भी वायर बना सकते हो। तो ये करंट कैरिंग पूरा वायर है मेरे पास, है ना, बहुत सारी लेंथ का होगा, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या करा, इसमें से छोटा सा टुकड़ा कट कर लिया। मैंने इसमें से यहाँ से लेके यहाँ तक का एक टुकड़ा कट कर लिया, जिसको मैंने कितनी लेंथ का बोला, DL, स्मॉल लेंथ बोली मैंने। ठीक है, अब इस टुकड़े के मिड पॉइंट में से लगभग यहाँ से लगभग R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट P बोला। मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, B निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन तो बाद में निकालेंगे, डायरेक्शन तो मुझे पता ही नहीं होगी। अब अच्छा सोचो, ये आपके पास DL लेंथ का एलिमेंट है, I करंट इसमें से भी जा रही होगी, तो इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से भाई ऑरस्टेड बता के गया है ना भाई, छोटा कुछ भी हो, कोई भी तार है अगर उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये बायो सेवर्ट लॉ बता रहा है भाई, वो अभी छोटे से एलिमेंट की वजह से बता पाता है। हम इसको इंटीग्रेट करके जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो पूरे वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे आराम से। ठीक है, तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब छोटा सा एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा बनेगा, तो इसलिए छोटा मैग्नेटिक फील्ड मतलब DB, है ना, DB मतलब स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैंने B की जगह DB मान लिया। तो D जैसे डेल्टा B लिखते हो ना, तो डेल्टा B अब यूज़ ना करके इससे भी स्मॉल वैल्यू में क्या यूज़ करते हैं, DB यूज़ करते हैं। तो डेल्टा को स्मॉल d से रिप्लेस कर दिया करते हैं। अच्छा, एंगल कितना बना हुआ है किसके बीच में, करंट एलिमेंट और इस डिस्टेंस वाले लेंथ के बीच में जो एंगल बना हुआ है वो एंगल सपोज थीटा, यहाँ पे एंगल का भी रोल होता है, ध्यान रखिएगा।
मतलब इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सामने निकाल रहे हो, थोड़ा नीचे निकाल रहे हो, ऊपर निकाल रहे हो, इस बात का फ़र्क पड़ता है। इसलिए इस एंगल का रोल भी यहाँ पे आया है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो ये डायग्राम कंप्लीट हो गया, डायग्राम में और कुछ नहीं रहा हमारे पास। अब देखो लॉ है, तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आप जैसे आगे इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ोगे, जैसे आपने गॉस लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ का कोई प्रूफ थोड़ी ना है। जो आपको वो दो चीज़ें कराई गई थी वो वेरिफिकेशन ही तो है। हम लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, सिर्फ लॉ के प्रूफ नहीं होते, क्योंकि लॉ को बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जो रिजल्ट मिले उन रिजल्ट को मैथमेटिकली कन्वर्ट करके लाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको लॉज के किसी भी स्टैंडर्ड बुक में कोई भी प्रूफ नहीं मिलेगा, बिकॉज दे आर लॉ। लॉ का मतलब ही ये होता है कि ऐसी चीज़ जो हर जगह एप्लीकेबल हो। जैसे न्यूटन्स के लॉ हैं, न्यूटन के लॉ का कोई प्रूफ थोड़ी ना मिलेगा, मैथमेटिकल प्रूफ करके दिखाओ, वेरीफाई कर सकते हो, हाँ सब जगह काम करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट लॉ में बायो-सेवर्ट ने दोनों ने मिलकर क्या बताया, देखो अब क्या लिखेंगे, बिल्कुल इसी वे में, थ्योरी वगैरह सब कुछ इसी वे में लिखी जाएगी बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, अगर बायो-सेवर्ट लॉ लिखने को भी आता है ना, तो जितना मैं आपको स्लाइड में कराऊंगा सब कुछ आपको ऐसे ही करना है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भैया इस पॉइंट पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड अब बनेगा ना इस तार की वजह से, वो कुछ बातों पे डिपेंड करेगा। किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, उन्होंने कहा कि इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर इस छोटे से एलिमेंट में ज़्यादा करंट फ्लो हो रही है तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, कम करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी, एक डिपेंडेंसी तो उन्होंने ये बताई। ठीक है, दूसरी डिपेंडेंसी क्या बताई कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो डिपेंड करेगा उस करंट एलिमेंट की लेंथ पे। भाई छोटा सा 2 सेंटीमीटर का करंट एलिमेंट है तो थोड़ी सी करंट बनेगी, अगर 4 सेंटीमीटर लेंथ का करंट एलिमेंट है ना, तो करंट ज़्यादा बनेगी। यानी वायर की लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे करंट मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट क्या बताया, तीसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है, देखो सुनना ध्यान से बच्चों मेरी बात, कि यहाँ पे उसने कहा कि अगर इस पॉइंट P को मैं घुमा के करते 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 इसी वायर के ऊपर ले आऊँ, सपोज पॉइंट P इसी जगह पे होता, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। भाई किसी वायर पे खुद के ऊपर, मतलब किसी वायर के ऊपर ही थोड़ी ना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, है ना। भाई वायर के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। आप ये पॉइंट उठा के इसी जगह पे ले आए और पूछ रहे हो इस जगह बताओ इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, तो आंसर है 0। इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, 0 होगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी पर्टिकुलर वायर के ऊपर प्रेजेंट है। और अगर इस पॉइंट P को मैं यहाँ ले आया तो सोचिए इसको श्रिंक करते करते अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो फिर एंगल कितना बनेगा, ये एंगल बंद होते होते कितना हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा 0 डिग्री का, है ना। तो 0 डिग्री का ये एंगल हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको कितना बताया यहाँ पे 0 बनेगा। अब मुझे बताओ कि 0 एंगल पे कौन से पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू 0 होती है, तो आंसर है साइन नॉट कॉस। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने बायो-सेवर्ट लॉ ने यहाँ पे बोला साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में आई, क्योंकि भाई अगर एंगल ये 0 हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। और ये एंगल 0 कब होगा, जब इस पॉइंट P को यहाँ से चला के तुम यहाँ ले आओगे, फिर इस पर्टिकुलर करंट एलिमेंट के बीच में और जो ये लेंथ होगी उसके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, ये श्रिंक होके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साइन थीटा के प्रोपोर्शनल दिया, ना कि कॉस थीटा के प्रोपोर्शनल। लास्ट पॉइंट क्या बताया इन्होंने कहा कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ये डिस्टेंस से इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करेगा हमेशा की तरह, है ना। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का जो अमाउंट होगा वो घटता जाएगा, है ना। बस इतनी सी बात होती है सारा का सारा पॉइंट में। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी मेरे पास ये, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी वायर से अगर मैं पास में चेक कर रहा हूँ तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और दूर जाते जा रहा हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो ये 4 डिपेंडेंसी बायो-सेवर्ट लॉ ने एक्सपेरिमेंट्स करे बहुत सारे, उनसे ये चारों डिपेंडेंसी वेरीफाई हो रही थी हर बार, तो उन्होंने चारों को ऐसे मैथमेटिकली लिखा और चारों को कंबाइन कर दिया। चारों को कंबाइन कर देते हैं नाउ। अब इन चारों इक्वेशन को कंबाइन जब करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ये आएगा आई डी एल साइन थीटा। भाई 3 पे तो डायरेक्ट रिलेशन था, 1 पे इनडायरेक्ट था, तो ये आएगा। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट दिया जाता है, तो बायो-सेवर्ट ने यहाँ पे जो कांस्टेंट दिया उन्होंने वो कांस्टेंट दिया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ठीक है बच्चों, और क्या बच्चा ब्रैकेट में अब हमारे पास
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा बायो सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एज अ बेसिक फाउंडेशन पूरे चैप्टर को आपका यही चलाएगा बायो सेवर्ट लॉ। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। ये जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का कूलम लॉ था, ऐसे मैग्नेटिज्म का कूलम लॉ हम लोग उसको कहते हैं। तो छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो सर ये कांस्टेंट जो आप निकाल के लेके आए हो उसकी वैल्यू भी बताओ भाई। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्या वैल्यू होती है? इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, है ना, बाकी यूनिट भी आती है इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होती है? वेयर μ0/4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, याद रखिएगा। अच्छा 10⁻⁷, सर यूनिट बनाओ। मैग्नेटिक फील्ड की कितनी यूनिट होती है? टेस्ला, ठीक है। अच्छा अब यहाँ भी मीटर रखोगे डीएल की जगह, यहाँ मीटर स्क्वायर रखोगे, तो मीटर से मीटर स्क्वायर का एक पार्ट कट जाएगा, 1 मीटर इधर आएगा, तो टेस्ला मीटर अपॉन में क्या आएगा? करंट की यूनिट उधर की आएगी एम्पियर। तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर यूनिट निकाल लेना आराम से भाई। साइन थीटा की कोई यूनिट नहीं रखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि एंगल डायमेंशनलेस होता है, इसलिए हम लोग इसकी कोई यूनिट नहीं रखेंगे, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू आएगी ना, न्यूमेरिक वैल्यू, हम इसकी यूनिट नहीं लेके चलते कभी भी। तो हमने डीएल की रखी मीटर, इसकी रखी मीटर स्क्वायर, यहाँ रखी एम्पियर, मीटर से एक नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, तो मीटर एक बचेगा यहाँ, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिट होती है। अब इसमें एक नई चीज़ आई μ0, जैसे यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया करता था, क्या बोलते थे एप्सिलॉन नॉट को? आप बोलते थे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी आसानी से स्पेस में चल सकती हैं। इसी तरह से एंड μ0 जो है यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं परमियाबिलिटी। क्या बोलते हैं? परमियाबिलिटी, परमिटिविटी नहीं है वर्ड, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। μ0 लगा हुआ है ना, तो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना ईजिली किसी पर्टिकुलर मीडियम में जा सकती हैं, तो वो परमियाबिलिटी कहलाती है, कि कौन सा मीडियम कितना ईजिली अलाउ करता है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जाने के लिए। जो जितनी अच्छे से अलाउ करेगा उसकी उतनी ही ज़्यादा परमियाबिलिटी होगी, है ना। आप लोगों ने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पढ़ी होगी ना, है ना, उस तरह से ही है परमियाबिलिटी। तो जो चीज़ जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ा है अपने μ0 को, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिस पर्टिकुलर सब्सटेंस से, जिस पर्टिकुलर मीडियम से जितना आसानी से जा सकती हैं, उस मीडियम की परमिएबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो बायो सेवर्ट लॉ पढ़ने के बाद अब उसका हम लोग वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, कि वेक्टर फॉर्म में बायो सेवर्ट लॉ को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। भाई जैसे कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आप लोगों ने पढ़ा था, उसी तरह से बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी अप्लाई हो जाएगा और डायरेक्ट लिखने को भी आ जाता है। तो किस तरह से इसको डेराइव करेंगे देख लीजिएगा ध्यान से। डायग्राम बनाता हूँ वही पुराने वाला, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है इस तरह से, ठीक है। इसका छोटा सा मैंने सेगमेंट ले लिया, सपोज ये इतना सेगमेंट मैंने ले लिया यहाँ से लेके यहाँ तक का, जिसकी लेंथ है डीएल। ये मेरा करंट एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि करंट आई इसमें से भी तो पास होके जाएगी, तो ये छोटा सा टुकड़ा मेरा करंट एलिमेंट हो गया। अच्छा, इससे कुछ डिस्टेंस आर पे, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पर मुझे स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है, तो ये डीबी की वैल्यू मुझे निकालनी होती है कि कितनी है। ये मैं बायो सेवर्ट लॉ से ऑलरेडी जानता हूँ। यहाँ एंगल बनता है थीटा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ, भाई आपको मैग्नीट्यूड तो ऑलरेडी पता है ना डीबी का, तो अकॉर्डिंग टू बायो सेवर्ट लॉ इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास है डीबी का जो मैग्नीट्यूड आता है सर, वो है μ0/4 पाई। थोड़ा सा मॉडिफायर करना है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। अब एक बात आपको वेक्टर में बहुत अच्छे से पता होगी कि सपोज जैसे आर लिखा हुआ है, तो आर की जगह अगर मैं ऐसा लिखता हूँ तो ये दोनों एक ही चीज़ है। भाई ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, बट वही चीज़ है, बस मैं इसी चीज़ को मॉडिफाई करूँगा थोड़ा सा, बाकी और कुछ नहीं करना आपको, इसमें बड़ा ईजी सा है ये। तो डी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा। मैंने क्या करा, मैंने इस आर को ऐसे लिख लिया, कोई इशू नहीं है, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। अच्छा, और क्या करूँगा एक्स्ट्रा, और इसके अलावा मैं यहाँ पे वेक्टर आर के मॉड से ऊपर और नीचे दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करूँगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इसकी मुझे भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मैंने वेक्टर आर से, है ना, वेक्टर आर के मॉड से, यानी आर से, ये और ये एक ही तो चीज़ है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो भी मैथमेटिकली तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब मेरा फ़ायदा क्या हो जाएगा, नीचे तो क्यूब बन जाएगा इसका, और ऊपर की साइड पे मैं इसको एडजस्ट करके लिख दूंगा। आप देखो,
तो dB का जो मैग्नीट्यूड मेरे पास बना वो बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। आई करंट को ऐसे कैसे रखा, dl पे भी मैं वेक्टर लगा रहा हूँ, तो dl का मॉड वेक्टर r का मॉड, ठीक है, साइन थीटा और अपॉन में इसका क्यूब, ठीक है ना। तो ये फॉर्मेट हमारे पास कंप्लीट हो गया। देखो ये मैंने यहाँ ले जाकर रख दिया, डीएल पे मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि ये और ये एक ही बात है, आपको कोई पता है ना। और यहाँ पे ये आर क्यूब हो गया। तो मैंने बायो-सेवर्ट लॉ के इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए मॉडिफाई कर लिया। वेक्टर नहीं आया है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ आपने लिखा हुआ है, देख लो मॉड लगा रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है। अब मुझे वेक्टर बनाना है इसका, तो मैं क्या करूँगा, अब वेक्टर बनाने के लिए देयरफॉर फाइनली सर डीबी वेक्टर कैसे बनेगा, तो डीबी वेक्टर बनेगा डीबी के मैग्नीट्यूड में आर कैप से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट सिंपल। ऐसे तो करते हैं भाई। आप मुझे बताओ, इस वायर के इस सेगमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे आएगा ना, इस पॉइंट पी पे निकालना चाहते हो, और पॉइंट पी की डिस्टेंस इस वायर से कितनी है, आर डिस्टेंस है। तो इस वजह से हम लोग आर कैप से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आर कैप वुड बी व्हाट, आर कैप वुड बी द यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन वेयर वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। ये उस डायरेक्शन की तरफ यूनिट वेक्टर होगा जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना था। तो इसलिए मैंने आर कैप से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सपोज मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस जगह फाइंड आउट करना होता, इसकी वजह से यहाँ भी तो निकाल सकते थे, तो फिर ये इधर की तरफ आता तो माइनस आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो उसमें कोई इशू नहीं है माइनस से। तो डीबी की जो वैल्यू अभी हम पीछे निकाली है उसको भरते हैं। तो वेक्टर डीबी इज इक्वल टू, हाँ जी ये कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, है ना, अपॉन में वेक्टर आर का क्यूब, इस तरह से, है ना। ये सब हमारे पास था। सारी की सारी वैल्यू जो मैंने रखी है, ये वैल्यू किसकी है, डीबी की है। ये आ गया है, साथ में क्या चल रहा है, आर कैप चल रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ज़रा थोड़ी सी बात सोचो, हमारे पास जो ये 3 पैरामीटर बने हुए हैं, देखो ये जो 3 पैरामीटर बने हुए हैं, ये 3 पैरामीटर तो बंद होके कुछ बन जाएंगे ना। क्या बन जाएंगे, देखो dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इसको तो मैं वेक्टर डीएल क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर आर लिख सकता हूँ, यस और नो, सोच के बताओ। दो वेक्टर की जब क्रॉस होती है तो पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल यानी साइन थीटा इनटू एन कैप, एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो सब कुछ यहाँ प्रेजेंट है मेरे पास, बस अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में वेक्टर आर का क्यूब। तो जो बच्चों ये फॉर्मेट आपके पास बना है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास डिज़ाइन हुआ है, यही वेक्टर फॉर्म है बायो-सेवर्ट लॉ का। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। आप इसी को याद रखोगे, मैं डायरेक्ट इसको अप्लाई भी करवाऊंगा बाद में। वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है ना। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ऐसी कैसी ये रखा जाएगा क्योंकि आई तो स्केलर है। डीएल क्रॉस आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डीएल क्रॉस आर ही लिखोगे, है ना। उसके बाद वेक्टर आर यानी मतलब आर का क्यूब आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ निकालना बड़ा इजी। देखो इससे आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि पूरी की पूरी क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी बनेगी और हम लोग वेक्टर ही निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर, अब हमें समझ में आ गया कि एक छोटे से सेगमेंट की वजह से, एक छोटा सा करंट एलिमेंट हो, उससे कुछ डिस्टेंस आर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग निकाल सकते हैं बायो-सेवर्ट लॉ से। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो डायरेक्शन ही पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी विल यूज़ द डायरेक्शन, फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय यूजिंग मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। वही 10th क्लास वाला, यही वाला, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में पुट करते हैं, उस करंट एलिमेंट में या उस वायर के टुकड़े में जहाँ पे अभी करंट जा रही है, थंब राइट हैंड के थंब को उसकी तरफ रखो और अपनी उंगलियों को घुमाओ। अगर उंगलियां देखो यहाँ पे इस केस में ऐसे घूमेंगी, इन्होंने बिल्कुल क्लियर बना के दिखा रखा है। अब सोचना ध्यान से, वायर के 2 हिस्से हैं, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है ना। भाई वायर है, वायर का कोई सेगमेंट है, छोटा सा कोई टुकड़ा है, उसके 2 साइड होंगी ना, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलते हुए आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड से उंगलियां बाहर निकलते हुए आ रही हैं और राइट हैंड साइड में एंटर कर रही हैं। बच्चों ध्यान से देखो, एरो नज़र आ रहे हैं साफ साफ कि उंगलियां यहाँ से यूँ चलते हुए आएंगी और ऐसे घूम के यहाँ अंदर एंटर करेंगी, यानी यहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं। जब पेपर से बाहर निकल के आते हैं तो वहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। और जब घूम के इसके राइट हैंड साइड में अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्रॉस रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वायर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा,
इस वाले हिस्से में, इस पूरे रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा पेपर से, आउट ऑफ द पेज, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउट ऑफ द पेज। और यहाँ पे कैसा होगा वो, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड द पेज, यानी पेपर पे अंदर की तरफ जा रहा होगा। तो ये डॉट और क्रॉस वहीं से लिए गए हैं। इसका सिंबल देखो कैसे बनाया जाता है नॉर्मली। ये जो जैसे एक एरो है, सपोज करो जैसे तीर कमानी यूज़ हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो अगर ये एरो है, किसी एरो को अगर आप इस साइड से देखोगे, है ना, फ्रंट व्यू से देखोगे, तो तुम्हें उस एरो की टिप दिखाई देगी, एक डॉट नज़र आएगा। तो इसलिए अगर कोई चीज़ मेरी तरफ चलते हुए आ रही है, मतलब पेपर से बाहर की तरफ निकलते हुए कोई चीज़ आ रही है, तो मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। और अगर इस एरो को तुम पीछे से देखोगे तो तुम्हें क्रॉस कट वाला पार्ट सा होता है ना उस एरो के पीछे, तो वो नज़र आएगा। तो इसलिए अगर कोई चीज़ मुझसे दूर जा रही है, पेपर पे अंदर की तरफ अगर कोई चीज़ जा रही है ना, मतलब आपके पास जो कॉपी है उस पर परपेंडिकुलर पेन रख के देखना 90 डिग्री पे, तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पेपर पे, इस हिस्से पे 90 डिग्री पे एंटर कर रही है, और इस हिस्से से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री पे बाहर निकल रही है। तो बाहर आ रही हैं तो डॉट लगाया, और अंदर जा रही हैं तो क्रॉस लगाया। देखो साफ साफ तुम्हें रेड कलर में लाइन नज़र आ रही है भाई। तो मेरी हाथ की फिंगर्स ऐसी तो घूमेंगी इस ओरिएंटेशन में, तो सर वायर के इधर वाले हिस्से से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल के आई, इसलिए मैंने डॉट लगाया, और इधर वाले हिस्से में एंटर करी, इसलिए मैंने क्रॉस लगाया। इस रूल को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल बोल लीजिए, कॉर्क स्क्रू रूल बोल लीजिए, बहुत सारे नाम है सारे के सारे। तो यही रूल लिखा हुआ है कि इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, है ना। ऐसे इमेजिन करो कि तुमने तार को अपने राइट हैंड में पकड़ रखा है, सच दैट थंब पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपका अंगूठा किस डायरेक्शन में रहना चाहिए, जिधर की तरफ करंट फ्लो हो रही थी। तो आपको अपनी फिंगर्स घुमानी है, फिंगर्स रोटेट करनी है। देन द मोशन ऑफ योर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी फिंगर यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में घूम रही है, यूं घूम के जा रही हैं, तो सर यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस। अगर उल्टा होता, देखो ये तो आप लिख लोगे, सपोज ऐसे, देखो यहाँ पे तो वही ओरिएंटेशन दिखाया है, देखो साफ साफ देखो ना, थंब को ऊपर की तरफ रख रखा है करंट के अलाउंग, उंगलियों को घुमा रहे हैं, तो ऐसी तो बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से उंगलियाँ बाहर निकलते हुए आएंगी तो डॉट बनेगा, यहाँ पे वाले हिस्से में उंगलियाँ अंदर जाएंगी तो क्रॉस बनेगा। अब उल्टा हो गया, वायर में करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड को उल्टा रख लो। अब की बार ओरिएंटेशन ऐसे हो गया, यूं घूम रहे हो, है ना, इस तरह से हम लोग घूम रहे हैं, तो उल्टा हो गया, यहाँ वाले हिस्से से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे अंदर एंटर करते हैं। तो सर यहाँ से बाहर निकलते हुए आ रहे हैं तो यहाँ डॉट हो जाएगा, यहाँ पे एंटर कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो क्रॉस हो जाएगा। तो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, डॉट का भी यूज़ होता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन या कोई भी चीज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड आउटवर्ड, बाहर की तरफ जब पेपर से कोई चीज़ 90 डिग्री पे निकल के आ रही हो, तो उसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मतलब वो चीज़ पेपर पे 90 डिग्री पे अंदर की तरफ है। भाई पेपर तुम्हारे पास है, कॉपी तुम्हारे पास है, अपने पेन को उस कॉपी पे 90 डिग्री पे रख के देखिएगा, तो इस तरह से वो पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें एंटर कर रही होगी तो क्रॉस लगाएंगे, और बाहर आ रही होगी तो मतलब एरो बाहर की तरफ होगा तो क्या लगेगा, डॉट। आगे जाके जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें वहाँ पे इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड दिखाई देंगे, वो ऐसे बना के बोल देगा, इस तरह से क्रॉस क्रॉस बने हुए होंगे जगह जगह पे, और इस तरह से क्रॉस बनाने के बाद वो क्या लिख देगा कि भैया ये मैग्नेटिक फील्ड बी है 10⁻⁻² टेस्ला का। तो इसका मतलब इसे देख के क्या समझोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, इनवर्ड्स है, पेपर पे अंदर की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड्स। तो उसी के अकॉर्डिंग सारे के सारे डायरेक्शन देखी जाएंगी। अगर कहीं पे डॉट लगा हुआ है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी, ये आगे तक चलेगा। अब ध्यान रखना, डॉट और क्रॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये समझना आपको। तो अगर ऐसे लगा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेपर से बाहर की तरफ निकल के आ रही है। पेपर से 90 डिग्री पे एक पेन रखिए, पेन की जो आपकी टिप होती है, जो निब होती है, उसको अपनी तरफ रखिए, तो उसका मतलब आपके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ निकल के आ रहा है उस पेपर से। और यहाँ पे अगर ऐसे रखूँगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पेपर पे अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये रूल पूरा 10th क्लास का है। डायग्राम ये मत बनाइएगा, दोनों डायग्राम जो बनाओगे ये पूरी स्लाइड नोट कर लीजिएगा एज इट इज़ डायग्राम बना के, बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आपने बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ा, क्या करता है बायो-सेवर्ट लॉ, एक छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से कुछ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो बायो-सेवर्ट लॉ से कर सकते हैं। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो उसके लिए राइट हैंड थंब रूल यूज़ होता है कि किसी करंट एलिमेंट में या किसी वायर में
अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसके डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी फाइंड आउट बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। किसी वायर में करंट फ्लो हो या किसी छोटे से करंट एलिमेंट में करंट फ्लो हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। उंगलियां अगर पेपर से बाहर की तरफ आ रही है निकलते हुए तो डॉट, और अंदर एंटर कर रही हैं तो क्रॉस। ठीक है, तो यानी यहां से मैग्नेटिक फील्ड पेपर पे बाहर की तरफ है और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पेपर पे अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इतनी सी बात है बस ये। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन को कराऊंगा आगे। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमारे पास यहाँ आज बेसिक हमारा खत्म हुआ। मैंने तुम्हें ये समझाया ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, क्या कहानी हुई थी ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि मैग्नेटिज्म की पूरी शुरुआत जो भी आज चीज़ें बनी है मैग्नेटिज्म में वो सब कुछ ऑरस्टेड की कहानी की वजह से बनी थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करते हैं। वहाँ पे हमने एसआई यूनिट पढ़ी कि सर टेस्ला होती है और गॉस में भी चाहे तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग उस चीज़ को, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में अपना बायो सेवर्ट लॉ पढ़ा, उसको वेक्टर फॉर्म में देखा, और बायो सेवर्ट लॉ से जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, किसी वायर में करंट फ्लो होगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कैसे निकालूंगा, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जब नेक्स्ट क्लास आएगी तुम बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे, एक बार देख लेंगे क्या क्या पढ़ा हुआ है। उसके बाद बायो सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन याद रखना, फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे से। जैसे वो कूलम्स लॉ याद होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, ऐसे ही आपको बायो सेवर्ट लॉ याद होना चाहिए कि सर डीबी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखिएगा स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ही आएगा क्योंकि छोटे से एलिमेंट पे ही लगता है। तो डीबी इज इक्वल टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत सही से एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। काफ़ी सारे क्वेश्चंस बायो सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस पे जब कराऊंगा आपको तब क्लैरिटी बन जाएगी। तो बायो सेवर्ट लॉ के अंदर 2 प्रूफ आएंगे आपके पास, उन दोनों प्रूफ को हमें करना है। उसके बाद कुछ कंडीशंस आएंगी, उनको सिखा दूंगा, एंड देन वी विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे गए एग्जाम में। और सारा खेल, ध्यान रखना बच्चों, इस चैप्टर में 50% खेल डायरेक्शन का है। जिसको डायरेक्शन ढूंढनी आती है वो सारे क्वेश्चन कर लेगा, और डायरेक्शन गलत हो जाएगी तो आपका आंसर भी गलत आएगा। न्यूमेरिकल में सब में डायरेक्शन निकालनी होती है, बिना डायरेक्शन निकाले, यानी जैसे अब आपको राइट हैंड थंब रूल पढ़ाया, इसमें ये डॉट क्रॉस का फंडा बहुत सही से क्लियर होना चाहिए। तो तभी आप डायरेक्शन निकाल पाओगे, तभी आप अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।